एक नए सुपरमैन का एरा शुरू होने वाला है जेम्स गन की इस साल रिलीज होने वाली सुपरमैन मूवी से। एंड डिस्पाइट द पॉपुलैरिटी ऑफ दिस कैरेक्टर, सुपरमैन की लाइव एक्शन मूवीज काफी गिनी चुनी और लिमिटेड हैं। पर क्या आपको मालूम है कि सुपरमैन की कई सारी आइकॉनिक मूवीज बनते बनते रह गईं और उनके कुछ ऐसे डिटेल्स और बिहाइंड द सीन कहानियां हैं जो एज अ सुपरमैन फैन आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी कि अगर इन सुपरमैन वर्जन्स को इंट्रोड्यूस किया गया होता तो इनका इंप्रेशन ऑडियंस पर कैसा होता। वेल, आपको सोचने की ज्यादा जरूरत नहीं है, इसके लिए हम आज ये वीडियो लेकर आए हैं। तो फिर देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी की एक और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। वेल, कैंसिल्ड सुपरमैन मूवीज के सिलसिले की शुरुआत तब हुई थी जब ओरिजिनल क्रिस्टोफर रीव्स की सुपरमैन मूवीज फ्लॉप होने लगी थी। जहां पर क्रिस्टोफर रीव्स की मूवी सुपरमैन 4 के साथ खत्म हो गई, वहीं पर सुपरमैन 5 का भी आइडिया था। लेकिन जैसा कि सुपरमैन 4 को इतना ज्यादा गंदा रिस्पॉन्स मिला, यहाँ पर इस मूवी के लीड एक्टर क्रिस्टोफर रीव्स ने खुद इन मूवीज के अंदर फ्यूचर में अपीयर होने से ही मना कर दिया और वो सुपरमैन 3 और 4 को बनाकर बहुत ज्यादा पछता रहे थे, जिसके कारण 5th का कभी चांस ही नहीं लगा। अर्ली सुपरमैन मूवीज के फ्लॉप होने के बाद लोगों का यहाँ पर सुपरमैन को लेकर इंटरेस्ट थोड़ा कम होने लगा था। लेकिन इसी दौरान डीसी ने वो किया कॉमिक बुक के अंदर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और 90s के जमाने में वो लेकर आए द डेथ ऑफ सुपरमैन, जिसने एक्चुअली पहली बार कॉमिक बुक के अंदर सुपरमैन को मरता हुआ दिखाया और इससे दुनिया भर की सुपरमैन फैंस दोबारा सुपरमैन में इंटरेस्ट दिखाने लगे। इसी चीज को उस जमाने के दौरान वार्नर ब्रोस कैपिटलाइज करना चाहता था और इसी पर लाइव एक्शन मूवी बनाने के लिए उन्होंने राइटर जोनाथन लैम्पकिन को हायर किया। लेकिन यहाँ पर उनका क्रिएटेड वर्जन इतना ज्यादा डार्क और अजीब था कि यहाँ पर उनके हिसाब से उनकी मूवी की शुरुआत सुपरमैन की डेथ से ही होती, जहाँ पर वो मेट्रोपोलिस को डूम्सडे से बचाकर अपनी मरती हुई हालत के दौरान लोइस लेन से अपना प्यार कन्फेस करके वो मरता। बट अजीब बात ये थी कि यहाँ पर सुपरमैन की लाइफ एसेंस या फिर यूं कहा जाए कि उसकी आत्मा निकलकर लोइस लेन के अंदर चली जाती और वो बेसिकली एक बच्चे को कंसीव करती, जो बच्चा 3 दिन के अंदर अंदर उसके शरीर से निकलकर एक फुल ग्रोन नया क्लार्क कैंट बन जाता। इसी वजह से इस मूवी को सुपरमैन रीबॉर्न बताया जा रहा था। डेफिनेटली ये प्रेमिस सुन के ही इतना अजीब लग रहा है, वार्नर ब्रोस को इस पर काम करने की कभी हिम्मत ही नहीं हुई। खैर, इस हॉट मैस और एबोमिनेशन को ठीक करने के लिए फिल्म मेकर, एक्टर और कॉमिक बुक नर्ड केविन स्मिथ को हायर किया गया एक नई सुपरमैन की कहानी को लिखने के लिए और उन्होंने लिखा भी सुपरमैन लिव्स के नाम से। बट जॉन पीटर्स, जिनके पास एक्चुअली सुपरमैन के राइट्स थे और वो इस मूवी के अंदर एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे, वो केविन स्मिथ की नाक में कुछ ज्यादा ही दम कर रहे थे और एक्चुअली इसमें ऐसी चीजें ऐड कराने को कह रहे थे जिसे वो एक्चुअली मर्चेंडाइज के रूप में सेल करके एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा पाए। जैसे कि वो इस मूवी के अंदर सुपरमैन को ना तो सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में दिखाना चाहते थे, ना ही उसे उड़ता हुआ दिखाना चाहते थे, लेकिन हाँ, वो उसे एक जायंट स्पाइडर से लड़ता हुआ जरूर दिखाना चाहते थे। साथ ही साथ इस मूवी के अंदर जो मेन विलन होता उसका एक साइड किक डॉग होता जिससे सुपरमैन को निपटना पड़ता। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें टॉयज के रूप में काफी अच्छा सेल करती, बट क्रिटिकली ये मूवी ज्यादा सेंस नहीं बनाती, जिसके कारण यहाँ पर नए डायरेक्टर टिम बर्टन को हायर किया गया। टिम बर्टन वही डायरेक्टर थे जिन्होंने इससे पहले वार्नर ब्रोस और डीसी के लिए उनकी बैटमैन और बैटमैन रिटर्न्स को डायरेक्ट किया था, जो काफी अच्छी क्रिटिकली और फाइनेंशियल सक्सेस थी। टिम बर्टन ने आते ही अपने हिसाब से उन्होंने कई सारी कास्टिंग भी चालू कर दी और अपने ट्रेडिशनल स्टाइल को इनकॉर्पोरेट करना शुरू किया था, जिसमें यहाँ पर निकोलस केज को सुपरमैन के रूप में कास्ट भी कर लिया गया था और मूवी के अंदर ऑलमोस्ट 25 से 30 मिलियन डॉलर्स तक खर्च भी कर दिए गए थे इसके प्रोडक्शन में। यहाँ तक कि इस मूवी का सुपरमैन की सूट फिटिंग भी निकोलस केज ने टेस्ट कर ली थी। निकोलस केज खुद सुपरमैन के एक बहुत बड़े फैन थे, बट टिम बर्टन के स्टाइल के चक्कर में उस जमाने में ही इस मूवी का प्रोडक्शन कॉस्ट 190 मिलियन डॉलर्स तक पहुंच रहा था, जिसके कारण वार्नर ब्रोस ने यहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर डैन गिलरॉय को हायर किया ताकि प्रोडक्शन कॉस्ट 100 मिलियन डॉलर से कम हो पाए। बट प्रोडक्शन डिलेज
और चीजों के टिम बर्टन के हिसाब से न चलने की वजह से उन्होंने इस मूवी को अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए छोड़ दिया। बाद में इस मूवी को कंप्लीट करने के लिए माइकल बे और दूसरे डायरेक्टर्स को भी कंसीडर किया जा रहा था, बट ये मूवी शेल्फ कर दी गई और आगे ये मूवी कभी नहीं बनी। बट इस मूवी के एक छोटे से आइडिया को जरूर हिंट किया गया फ्लैश मूवी के अंदर, जहां पर निकोलस के CGI डबल को दिखाया गया था एक जायंट स्पाइडर से लड़ते हुए। तो आप ये कह सकते हैं कि DC मल्टीवर्स के अंदर ये कहानी एक्चुअली एग्जिस्ट करती है। खैर, इसके बाद बारी आई बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की। हाँ, हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन फाइनली 2016 में देखा था, बट ये बैटमैन और सुपरमैन फ्यूचर के इस बैटमैन सुपरमैन से कुछ ज्यादा डिफरेंट नहीं होने वाली थी। और सब कुछ सही होता तो ये धमाकेदार मूवी हमें साल 2002 में ही देखने को मिल जाती, जहां पर इस मूवी की कहानी को अकीवा गोल्ड्समैन ने लिखा था। और इस कहानी के अंदर बेसिकली ब्रूस वेन एक्चुअली अपनी क्राइम फाइटिंग करियर से रिटायर हो जाता है, बट फिर भी उसे कई सारे पुराने ख्याल हॉन्ट करते हैं। उसके जमाने तक एल्फ्रेड, डिक ग्रेसन और जिम गॉर्डन की मौत हो चुकी है। साथ ही साथ ब्रूस वेन ने एक्चुअली सेटल होने की कोशिश तो की थी, बट जोकर ने उसकी वाइफ को मार दिया था। बैटमैन साइकोलॉजिकली इतना ज्यादा टूट जाता है कि वो इन सब के लिए अपने दोस्त क्लार्क केंट को जिम्मेदार मानने लगता है और उससे बहुत ही भयंकर लड़ाई करता है। इवेंचुअली इन दोनों को पता चलता है कि इन दोनों के ही तार को यहाँ पर लेक्स लूथर खींच रहा था। एंड डेफिनेटली मॉडर्न बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की तरह ही ये दोनों मिलके लेक्स लूथर को हराते हैं। अब उस जमाने में क्रिश्चियन बेल की बैटमैन बिगिंस नहीं आई थी, बट फिर भी बैटमैन के लिए यहाँ पर क्रिश्चियन बेल और सुपरमैन के लिए यहाँ पर जॉश हार्टनेट को कंसीडर किया जा रहा था। बट उस जमाने में डेफिनेटली ये मूवी नहीं बन पाई। खैर, इसके अलावा सुपरमैन की एक और नई और अजीब मूवी बनने वाली थी, जिसका नाम होने वाला था सुपरमैन फ्लाई बॉय, और इसे एक्चुअली J.J. एब्राम्स डायरेक्ट करने वाले थे, जहां पर उन्होंने सुपरमैन की कहानी को बहुत अलग ढंग से प्रेजेंट करने की कोशिश की थी, जिसके अंदर एक्चुअली लेक्स लूथर विलन तो होता, बट वो एक बिजनेसमैन नहीं बल्कि एक CIA एजेंट होता जिसे एलियन से नफरत होती, जिसके कारण वो समहाउ खुद मैजिकल पावर्स को गेन करता और उसके इस्तेमाल से वो सुपरमैन की बराबरी करने की कोशिश करता। इवेंचुअली सुपरमैन को इस मूवी के अंदर कुछ पलों के लिए मरता हुआ भी दिखाया जाता, बट J.J. एब्राम्स का सुपरमैन मरने के बाद एक क्रिप्टोनियन हेवन पर जाता, जहां पर उसके पेरेंट्स और उसके पूर्वज उसे इंस्पायर करते और अपनी लड़ाई को वापस कंटिन्यू करने के लिए। और अगर आप सोच रहे हैं कि अगर ये मूवी बनी ही नहीं तो मुझे इतना सब कुछ कैसे मालूम है, तो वेल, इस पूरी की पूरी कहानी को एंट इट कूल न्यूज नाम की वेबसाइट पर एक्चुअली अपलोड किया गया था, और डेफिनेटली उस जमाने में लोगों को ये कहानी बिल्कुल पसंद नहीं आई थी। मूवी अगर बनी होती तो यहाँ पर जॉश हार्नेट, ब्रेंडन फ्रेजर, पॉल वॉकर और एस्टन कुचर जैसे एक्टर्स को इस फिल्म के लिए कंसीडर किया जा रहा था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि यहाँ पर हेनरी कैविल ने भी इस मूवी के लिए ऑडिशन दिया था, और उस जमाने में एमी एडम्स को भी लोइस लेन के लिए कंसीडर किया जा रहा था। खैर, फाइनली हमें एक नई सुपरमैन देखने को मिली साल 2006 में, लेकिन जो लोग कंफ्यूज होते हैं मैं उन्हें बता दूं कि ये एक्चुअली कंटिन्यूएशन था क्रिस्टोफर रीव्स वाले सुपरमैन मूवीज का, और ये एक सॉर्ट ऑफ स्लाइट रिबूट होने वाली थी उस पूरे फ्रेंचाइजी की। लेकिन पहली मूवी उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाई। अपने $204 मिलियन के बजट पर इसने सिर्फ और सिर्फ $391 मिलियन कमाए, जहां पर मार्केटिंग वगैरह के खर्चों को अगर मिला दिया जाए तो ये मूवी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाई थी। लेकिन अगर ये कर लेती तो शायद हमें एक ट्रिलॉजी देखने को मिलती, जहां पर सेकंड मूवी शायद साल 2009 तक रिलीज किया जाता, जिसके अंदर शायद हमें देखने को मिलता ब्रेनियक, बिजारो और दूसरे सुपरमैन के विलन्स। बट ये हुआ ही नहीं। कमेंट्स में प्लीज आप बताइएगा कि आपको ये 2006 वाली सुपरमैन मूवी कैसी लगी थी। खैर, हमने यहाँ पर तो सुपरमैन की बहुत सारी बातें कर ली, लेकिन एक वक्त ऐसा भी था जब सुपरमैन के साथ साथ पूरे DC यूनिवर्स को ही मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स से बहुत पहले या उसके आसपास ही रिलीज करने का पूरा प्लान था, जहां पर मूवी रिलीज होने वाली थी जस्टिस लीग मॉर्टल, जिसे जॉर्ज मिरर डायरेक्ट करने वाले थे। और यहाँ पर राइटर्स मिशेल मुलरोनी और किरण मुलरोनी इस मूवी को लिख रहे थे। साथ ही साथ इस मूवी के लिए बहुत सारे बेहतरीन आइकॉनिक जस्टिस लीग कैरेक्टर्स को कास्ट भी कर लिया गया था, इंक्लूडिंग सुपरमैन। और ट्रेडिशनल जस्टिस लीग द एनिमेटेड सीरीज वाला पूरा का पूरा एक यहाँ पर हमें लाइव एक्शन लाइनअप देखने को मिलता, और कहानी बहुत ही यूनिक होने वाली थी, जिसके अंदर बेसिकली यही दिखाया जाता कि बैटमैन के पास एक्चुअली
हर एक जस्टिस लीग मेंबर के लिए एक कंटिजेंसी प्लान है जिसका इस्तेमाल एक्चुअली कोई विलन करता पूरे के पूरे जस्टिस लीग को हराने के लिए। और यहाँ पर बैटमैन को अकेले दम पर इस चीज को इन्वेस्टिगेट करना होता और उसे रोकना होता। इस मूवी की कहानी बेस्ड थी जस्टिस लीग के टावर ऑफ बेबल कहानी से। और फाइनली इस कॉमिक बुक और इस कैंसिल्ड मूवी के कई सारे आइडियाज को मिलाकर ही साल 2012 में रिलीज किया गया एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डूम। सबसे सैड बात तो ये है कि इसकी प्रोडक्शन ऑलमोस्ट चालू हो चुकी थी, बट 2008 के राइटर्स गिल्ड स्ट्राइक के चलते ये उस समय शेल्फ हो गई और अब सिर्फ और सिर्फ इसकी कुछ बिहाइंड द सीन टेस्ट इमेजेस ही मौजूद हैं। सो गाइज, ये थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कमेंट्स में आप बताइए कि आप और कौन कौन सी ऐसी सुपर हीरो मूवीज के बारे में जानते हैं जो कभी बनी नहीं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी ऑसम वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। मैं जल्दी ही आपको एक नई वीडियो में देखने को मिलूंगा, तब तक आप हमारी इन वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।